गुड इवनिंग दोस्तों। जो है आज से आप लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करना सीखेंगे। इसमें देखिए अध्याय 1 है विलयन के प्रकार एवं सांद्रता है। तो अगर आप जो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में अच्छे से अच्छा मार्क नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डियर सरकार 107 पर जुड़ जाइए। डियर सरकार 107 पे जुड़ जाइए और पूरे रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का विधिवत समझा करके आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, ये कह रहा विलयन होता है। सबसे पहली बात तो विलयन किसे कहते हैं, अर्थात विलयन होता क्या है। तो समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है कि असंगत है कि संगत है। तो मिश्रण देखिए चारों ऑप्शन में मिश्रण दिया गया है ना, तो इसका मतलब जो विलयन होता है वो मिश्रण होता है। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जैसे परिभाषा है ना कि दो या दो से अधिक, चाहे दो पदार्थ रहे या दो से अधिक पदार्थ रहे, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी, असंगत, संगत ये सब गलत हो जाएंगे। तो विलयन होता है क्या, विलयन समांगी मिश्रण होता है। अब बात करते हैं कि विलयन के मुख्य घटक क्या कहलाते हैं। इसका मतलब विलयन के कितने घटक होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो हम कह सकते हैं कि विलयन के घटक क्या कहलाते हैं, तो विलेय और विलायक दोनों है। तो केवल विलेय गलत हो जाएगा, केवल विलायक गलत हो जाएगा। तो विलेय एवं विलायक, अर्थात विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जैसे मान लीजिए चीनी है और पानी है, तो चीनी और पानी को आपस में घोल देंगे तो जो विलयन अर्थात जो रस तैयार होगा, तो रस बना कैसे है, तो रस दो चीजों से बना है। तो रस जो है दो चीजों से बना हुआ है, चीनी और पानी से। तो चीनी और पानी रस के घटक कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विलयन का वह घटक, आप जानते हो ना विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय होता है, दूसरा होता है विलायक होता है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, अर्थात जैसे पिछले उदाहरण में बताया गया था प्रश्न में कि एक चीनी और पानी, तो चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ विलयन ऑप्शन ये सभी गलत हो जाएगा। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है, अर्थात आप जानते हो ना कि जो विलयन में कम मात्रा में रहता है वो विलेय कहलाता है, और जो विलयन में अधिक मात्रा में रहता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो प्रश्न के हिसाब से विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है, तो विलेय कहलाता है। अच्छा, चौथा प्रश्न है कि विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है। तो विलयन की भौतिक अवस्था का मतलब जैसे मान लीजिएगा कि आपने जो है पानी से और चीनी से शरबत का निर्माण कर लिया है, या उसी को रस कहा जाता है। तो रस की भौतिक अवस्था किस पे निर्भर करेगी, उसके चीनी पर निर्भर नहीं करेगी, पानी पर निर्भर करेगी, क्योंकि विलयन में पानी जो है वो अधिक मात्रा में है, अर्थात विलायक जो विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, न कि विलेय की। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलायक की भौतिक अवस्था। इसके बाद देखिएगा हमारा छठवां प्रश्न है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी विलयन के दो घटक हैं, उस विलयन के दो ही घटक हैं ए और बी हैं, और इनके क्वथनांक, ठीक है ना, क्वथनांक दिया गया है 60 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस है। जैसे किसी विलयन में दो घटक हैं और इनके जो क्वथनांक हैं वो 60 डिग्री सेल्सियस है और 120 डिग्री सेल्सियस, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा घटक विलायक होगा। तो जैसा कि आप जानते हो विलयन में विलायक घटक का क्वथनांक कम होता है, विलयन में विलायक घटक का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है ऑलरेडी। इस हिसाब से
क्या माना जाएगा? दिया है ए का जो क्वथनांक है वो 60 डिग्री सेल्सियस है और जो बी का क्वथनांक है वो 120 डिग्री सेल्सियस है। तो इस हिसाब से जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब 60 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक किसका है? ए का है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सीधा सा प्रश्न हो गया। घटकों अर्थात अवयवों की संख्या के आधार पर शर्करा एवं जल का मिश्रण होता है। अच्छा, एक शर्करा का मतलब चीनी, जल का मतलब जल होगा। तो चीनी और जल अर्थात शर्करा और जल कितने घटक हैं? 2 घटक है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी का मतलब ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं, द्विअंगी कहलाता है। 3 घटक होंगे तो त्रिअंगी कहलाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वायु में का मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, जिस शब्द के बाद में शब्द हो जाएगा वह शब्द हो जाएगा विलायक। और आप जानते हो कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो किस पर निर्भर करती है? विलायक पर निर्भर करती है। तो वायु में जल वाष्प का मिश्रण, जल वाष्प का, जैसे मान लीजिएगा पानी में चीनी का, तो पानी क्या है? पानी यहाँ पर द्रव हो जाएगा, पानी द्रव है तो द्रवीय विलयन माना जाएगा। तो यहाँ कह रहा वायु में जलवाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? तो वायु में, अवायु एक प्रकार की क्या है? गैस है। तो अब इसमें सोचना ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठोस कोई सवाल ही नहीं होता, द्रव हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा, तो गैसीय विलयन हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिएगा कि चीनी मान लेते हैं, चीनी और पानी मान लेते हैं, तो चीनी पानी किस प्रकार का विलयन है? चीनी का पानी में, देखिए ना, पानी के बाद में शब्द है और पानी क्या है? द्रव है, तो ये द्रवीय विलयन माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल मिश्र धातु है। बिल्कुल, पीतल मिश्र धातु है। अब पीतल क्या है? गैस है, गलत है। द्रव है, गलत है। ठोस विलयन माना जाता है। और आप जानते हो कि जो पीतल मिश्र धातु होती है उसमें जिंक और कॉपर का विलयन होता है। तो पीतल, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो उसमें जिंक होता है और कॉपर होता है। इसके तो इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की विलेयता जो है द्रव विलायक में अधिक होती है? जैसे मान लीजिए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसको अगर पानी में घोल दिया जाए तो जल्दी से घुल जाएगी? तो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है और HCl है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो HCl गैस है वो जल से अपक्रिया करके आयनित हो जाती है। आयनित का मतलब हो जाएगा H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। अतः यह जल में अधिक घुलनशील है अन्य गैसों की अपेक्षा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, HCl गैस। मुख्यतया ताप में वृद्धि करने पर, अगर हम ताप में वृद्धि कर देते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लीजिएगा कि HCl गैस है। अब HCl गैस को अगर पानी में घोल दिया जाता है तो बिल्कुल आराम से घुल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विलेय है उपरोक्त प्रश्न में से। लेकिन यहाँ अगर हम कह रहे हैं ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब ताप में वृद्धि की जाती है तो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और जिससे इनकी विलेयता घट जाती है। ये गैसों के लिए होता है। चलिए, हमारा हमारा जो अगला प्रश्न है कि ताप में वृद्धि करने पर हीलियम गैस। अच्छा, हीलियम गैस के बारे में अलग हो जाएगा, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो हल्की होती है। ताप में वृद्धि करने पर हीलियम गैस की जल में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर ताप बढ़ा देते हैं तो हीलियम गैस की जल में विलेयता जो होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हीलियम गैस को जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। हेनरी नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो हेनरी नियम कहता है कि स्थिर ताप पर अगर तापमान को स्थिर रख दिया जाए, स्थिर ताप पर किसी गैस की, कोई गैस है, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब हो जाएगा किसी गैस की द्रव में विलेयता, अर्थात यहाँ पर यम जो मानेंगे वो दाब को क्या मानेंगे? P, इसके समानुपाती हो जाएगा, इसलिए पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है कि हेनरी नियम की अनुपालन, अर्थात हेनरी नियम को अगर पालन करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि दाब बहुत अधिक हो। ये गलत हो जाएगा। ताप
ताप और दाब दोनों, अच्छा यहाँ पर दाब बहुत अधिक हो तो ये गलत है, ताप बहुत कम हो ये भी गलत हो जाएगा, गैस जो हो वो विलायक में बहुत कम विलेय हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किस विलायक में घोलने पर हेनरी नियम की अनुपालना होती है, तो यहाँ राइट आंसर बेंजीन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, जबकि जल, एथेनॉल ये सब ध्रुवीय हैं, अतः इसे ध्रुवीय यानी स्थिरी का आयनन नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा जो है 16वां प्रश्न है कि गोताखोर कहाँ गोता लगाते हैं, तो समुद्र वगैरह में। तो गोताखोर अपने साथ एक सिलेंडर लिए रहते हैं, तो गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर में किस गैस को मिलाया जाता है, तो इसका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हीलियम को मिलाया जाता है। जो गैस सिलेंडर होता है उसमें हीलियम जो होता है, हीलियम की मात्रा होती है 11.7% होती है। बाकी नाइट्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन होता है ये 2% होता है। और ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन होती है 32.15%। तो इस हिसाब से ये XE, KR और AR का यहाँ कोई काम नहीं, HE अर्थात हीलियम ही हो जाएगा। अच्छा, ठोस पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट, ठोस पदार्थ। इसके बाद देखते हैं हमारा जो 17वां प्रश्न है कि ठोस पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कि द्रव के विलेयता पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घोला जाता है और ताप बढ़ाया जाता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको पानी में घोला जा रहा है तो आप जानते हैं कि चूना, जो बुझा हुआ चूना होता है, उसको पानी में घोलने पर उसमें से ऊष्मा जो होती है वो ऑलरेडी निकलती है, और अगर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जल में मिलाने पर ऊष्मा मुक्त होती है, इस हिसाब से इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके बाद हमारा जो 18वां प्रश्न है कि विलयन की मोलरता का फार्मूला क्या है। तो विलयन की मोलरता जो होती है वो भार बट्टे आयतन से संबंधित है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो याद कर लीजिएगा इसको, 55.56 होती है। आसुत जल की जो मोलरता होती है ये 55.56 होती है। ये हमारा आज का 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सांद्रता इकाई का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल भिन्न हो जाएगा, क्योंकि मोलरता भी ताप बढ़ाने पर घटती बढ़ती है, फार्मलता भी, नॉर्मलता भी, मोल भिन्न पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है, तो ये 0.018 होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो 30वां प्रश्न है कि राउल्ट का नियम किससे संबंधित है। क्वथनांक से गलत हो जाएगा, हिमांक से, परासरण दाब से, वाष्प दाब से, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आदर्श विलयन का उदाहरण बताइए। आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन है मेथेनॉल और जल, एसीटोन प्लस ईथर, एथेनॉल और जल, मेथेनॉल और एथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आखिर आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है। तो मेथेनॉल और जल की संरचना अलग अलग है, एथेनॉल व जल की संरचना भी अलग है, एसीटोन व ईथर की भी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ये आदर्श विलयन का उदाहरण। चलिए आज का 36वां प्रश्न है कि ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान हो, द्रव अवस्था में भी, वाष्प अवस्था में संगठन समान हो। तो आप जानते हैं कि ऐसा विलयन जिसका अगर द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्था में संगठन समान है, तो ऐसे विलयन को स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा एच विलयन होता है। तो आप जानते हो कि इसके लिए जो विलयन का मान होता है कि डेल्टा एच विलयन बराबर ऋणात्मक होगा, अगर वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा 34वां प्रश्न है कि यदि विलयन का आयतन, जो विलयन है पूरा विलयन बनाया गया उसका आयतन और अवयवी घटकों के कुल आयतन
समान नहीं है तो विलयन कैसा विलयन होगा? अनादर्श विलयन होगा। और अगर बराबर हैं तो आदर्श विलयन होगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि 95% एल्कोहल और 5% जल का मिश्रण क्या कहलाएगा? तो 95% एल्कोहल है और 5% क्या है? जल है। तो इसका मिश्रण क्या कहलाएगा? तो इसका मिश्रण जो हो जाएगा ये न्यूनतम क्वथनांगी स्थिर क्वाथी मिश्रण हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों के सामने और अच्छे से अच्छे प्रश्न बना के लाएंगे।